हेलो स्टूडेंट्स, आज के आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर्स का एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर का दिए हुए वेक्टर से एंगल किस डायरेक्शन में होगा कैसे फाइंड करते हैं, एडिशन के मेथड्स क्या हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और काफ़ी इजी टॉपिक है, यदि आप कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं वेक्टर्स, सदिश। सदिश के बारे में बता रहे हैं। सदिश जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स, सदिश जो भी वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगी उनमें दो चीज की आवश्यकता होती है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण, एंड सेकंड इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीजों की आवश्यकता रहेगी इसमें। और यदि कोई स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड रहता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं रहती है। जैसा कि हम देखते हैं, अपना कोई भी शब्द लेते हैं और उसमें अ लग जाए तो इसका मतलब अदिश यानी दिशा नहीं। अ का मतलब हिंदी में जो भी हम यूज करते हैं, अ का मतलब नहीं से, तो अदिश का मतलब हो गया दिशा नहीं है। सदिश, समीन सहित, एंड दिशा, दिशा सहित। मैग्नीट्यूड दोनों में रहेगा, लेकिन सदिश में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा आ जाएगी। लेकिन अदिश जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन जो है नहीं रहती है। इसके साथ साथ में सदिशों को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। सदिश जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले हमें डायरेक्शन किस तरह से लेनी है वो समझना होगा। एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, या कह सकते हैं ये जो रेखा हमने खींची है, ये एक क्षैतिज रेखा है जमीन के पैरेलल, और यह जो रेखा है जमीन के क्या है, वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, ये इसे ऊर्ध्व रेखा बोला जाएगा। तो इधर ये जो साइड है, प्लस एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी, इधर लेते हैं ईस्ट, और माइनस एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन लेंगे वो वेस्ट, प्लस बाई एक्सिस की डायरेक्शन को लिया जाएगा नॉर्थ, और माइनस बाई की जो डायरेक्शन है इसको लेंगे आप साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से आप इन डायरेक्शंस में किसी भी वेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए कोई कार है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। तो यहां देखिए पूरब कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन है पूरब। तो इस वेग को आप पूरब की दिशा में दिखाना है तो ये प्लस एक्स एक्सिस की ओर लेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इस पर 5 मीटर पर सेकेंड, इसको आप कैसे भी मान सकते हो। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड को, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देंगे। या ग्राफ की कॉपी में यदि कर रहे हो तो ग्राफ की कॉपी के जो खाने हैं वो खाना ले लेते हैं, एक खाना 1 सेंटीमीटर, तो 5 खाने 5 सेंटीमीटर को, और पूरब की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। यदि मान लीजिए ये दे रखा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ना ईस्ट और नॉर्थ, पूरब और उत्तर डायरेक्शन, ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ, यानी ये ईस्ट और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा इनके बीचों बीच से होकर, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वेक्टर बी। ठीक है ना, ये जो कोण बनेगा 45 डिग्री बीचों बीच से जाएगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा।
इस तरह से अब मान लीजिए पूर्व और दक्षिण की जो डायरेक्शन है वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में, तो इसके बीचों बीच से होगा। पूरा दक्षिण की डायरेक्शन में तो एकदम क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और पश्चिम में माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगा, और उत्तर की डायरेक्शन यदि बता रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इस तरह से वेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट, सदिश में डायरेक्शन रहेगी, अदिश में नहीं रहेगी। तो सदिश और अदिश में हमने पहले ही बताया था, जैसे दूरी और विस्थापन की बात करते हैं, दूरी और विस्थापन, यदि A to B तक एकदम डायरेक्ट सीधे जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां जो सदिश है विस्थापन दूरी के बराबर हो जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन प्रत्येक पल चेंज होती रहती है, जैसे वृत्ताकार पथ की बात करें, तो दूरी तो 2πr इस वृत्त की परिधि के बराबर हो गई, लेकिन विस्थापन क्या हो गया यहाँ पर, 0। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये हमने बताया था। तो ये जो दिशा है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो इसकी जितनी आवश्यकता है, अपने व्यवहारिक लाइफ में भी दिशा की बड़ी ही आवश्यकता है। यदि आप एक ही दिशा में किसी एम को प्राप्त करने के लिए चलते हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो निश्चित रूप से अपने एम्स को आप प्राप्त कर पाते हैं। और इसके बाद में एक और सदिश आता है। सदिश के टाइप्स हैं, कई प्रकार के सदिश होते हैं, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, पहले उनको बता रहे हैं, उसके बाद एक शून्य वेक्टर भी बताएंगे आपको। सबसे पहले आता है जो सदिशों से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या कहलाएगा? मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। इनकी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है एक दूसरे के, और इनका यदि मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर बी, ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे दोनों। सेकंड टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर, यदि दो वेक्टर जिनका परिमाण तो सेम है लेकिन जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी 180 डिग्री पर मूव कर रही है, दो वेक्टर हैं जिनका परिमाण तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन एकदम से अपोजिट है, तो यह अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। और इस केस में वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी हो जाता है। किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री पर यदि मूव कर दिया जाता है तो वह नेगेटिव चिन्ह के साथ प्रदर्शित होगा। जैसे मान लीजिए माइनस वेक्टर बी मुझे यहाँ लिखना है, तो माइनस वेक्टर बी इस तरह से आएगा ये, और इसकी डायरेक्शन को 180 पर मूव करा दीजिए ये इस तरह से, तो ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। और इस स्थिति में वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। तो हमें ध्यान रखना है, आप किसी भी वेक्टर को जब हम 180 डिग्री मूव करा देते हैं तो वह नेगेटिव चिन्ह के साथ आ जाता है। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहां से ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर एक एकांक सदिश या एकक सदिश भी बोल देते हैं इसको, किताब में एकक सदिश लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई अभी कार की हम बात कर रहे थे, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किधर जा रही थी ये ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन में। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया जाए, देखिए डायरेक्शन तो ये दे रखी है ईस्ट एंड नॉर्थ, या इसमें बात करें तो यहाँ डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इसमें? 5 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड क्या है इसमें? 5 मीटर पर सेकंड। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड को किसी भी तरह से 1 कर दें, 1 कर दें, तो यह जो है एकांक सदिश कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब इसके मैग्नीट्यूड को यदि 1 करना है तो क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड का इसमें भाग दे दें,
इसके मैग्नीट्यूड का यानी 5 मीटर पर सेकंड का इसमें हम भाग दे देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड के वेग से ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जब किसी सदिश का मान 1 कर दिया जाता है, एकांक कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को जो लिखा जाता है कैप लगाकर लिखा जाता है। मान लीजिए वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आप लिख रहे हैं, तो ए के ऊपर क्या कर देंगे आप, कैप लगा देंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे निकाले थे, क्या बता रहे थे अभी, उस वेक्टर में, ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए में किससे डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए के मॉडुलस से। नहीं, वेक्टर ए को, वेक्टर ए का जो मॉडुलस है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए अपॉन, ये डायरेक्शन हटा दीजिए, वेक्टर की जो डायरेक्शन है ए लिख दें। तो यूनिट वेक्टर को जब भी निकालना है तो वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड करके आप यूनिट वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हो। यहां से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए और ए कैप। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए में मॉडुलस, ये क्या है, परिमाण तो ये है, और डायरेक्शन को ये जो यूनिट वेक्टर है ये शो कर रहा है, और परिमाण को यह शो कर रहा है। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर आप सभी डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर लेंगे, और यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस पर समझने के लिए चलिए इसका यूज कर लेते हैं हम। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में आप यूनिट वेक्टर को समझने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि कोई कमरा है, ये कमरा है, और इसमें ये कमरा नहीं, ये तो हमने क्या ले लिया है, एक जो कीवर्ड है उसको थोड़ा सा काट के हमने इस कॉर्नर को निकाला है, जिससे आपको कैमरे में स्पष्ट दिखाई दे एक्स वाई जेड एक्सिस को समझने के लिए। देखिए क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं। यदि यह एक्सिस जो है, आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसको बाई एक्सिस ले रहे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर डायरेक्शन है इसको जेड एक्सिस ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को हम आई कैप लेते हैं, बाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर हम जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर के कैप लेते हैं। और यह तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, जैसे कमरे में कोई भी आप कॉर्नर ले सकते हो, कोई भी कोना ले सकते हो कमरे का, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज बाई एक्सिस, इनके बीच का यह जो कोण होगा वो 90 डिग्री है। अब ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का ये कोण 90 डिग्री है। अब बात करते हैं हम एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये जो तल होगा नीचे वाला, यानी कमरे का ये फर्श हो गया, क्या हो गया, ये फर्श हो गया। इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, इसमें केवल दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे यूनिट वेक्टर के, आई कैप और जे कैप के साथ आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है आई कैप है, बाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वह जे कैप है। तो यहां जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो आई कैप जे कैप के साथ आएगा। ये जो तल है एक्स वाई तल कहलाएगा, ये जो फर्श वाला तल है। और ये जो कमरे की आपको दीवार दिख रही है, ये जो है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो तल है आपका, ये एक्स और जेड तल कहलाएगा। ये जो तल है बाई और जेड, ये जो तल है कमरे की दीवार का, ये बाई जेड तल कहलाएगा। ये तल भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती हैं। जब एक्सिस परपेंडिकुलर है और एक्सिस में यूनिट वेक्टर है तो वह भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। एक्स एक्सिस पर आई कैप, जैसे एक्स वाई जेड है क्रम से, वैसे ही आई कैप जे कैप के कैप, आई जे के। एक्स पर आई कैप यूनिट वेक्टर, बाई एक्सिस पर जे कैप रहेगा, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के कैप रहेगा। अब ये आते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणीय एकक सदिश।
लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश एक्स एक्सिस के लिए लिया जाता है आई कैप, बाई एक्सिस के लिए लिया जाता है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए लिया जाता है के कैप। एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स को लिया जाता है। अब मान लीजिए कोई भी सदिश एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर है, मान लीजिए यहां से चला और इस बिंदु पर आ जाता है, तो इसने यहां से चला इस बिंदु पर आ जाता है, तो इसने ऊंचाई यानी जेड एक्सिस को भी तय किया, और यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, इधर देखिए एक्स एक्सिस को भी डिस्टेंस तय की, एक्स एक्सिस पे भी, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस तय की। यानी इसकी यह जो गति होगी तीन विमाओं में होगी, त्रिविमीय गति। तो वेक्टर को आई कैप और जे कैप और के कैप के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे दूरी को हमने, क्योंकि वेक्टर ए है तो मान लिया ए एक्स उसने दूरी तय की है, और एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन को शो करेगा वो आई कैप, बाई एक्सिस पे उसने डायरेक्शन शो, जो बाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस तय किया मान लीजिए ए वाई है, और उस पर जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस उसने तय की है वो है ए जेड, इस पर डायरेक्शन को शो करेगा के कैप। इस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट के रूप में उनका योग करके लिखा जाता है। इसके बाद आता है शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड 0 रहता है, और शून्य वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि शून्य है तो इसकी आवश्यकता क्या है? जिस तरह से हम मैथ में 0 की आवश्यकता होती है, बिना 0 के आप काउंटिंग्स पूरी नहीं कर सकते हो, उसी तरह से वेक्टर्स में शून्य वेक्टर की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप देख सकते हो, जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, मूल बिंदु है, ये ऑरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। मूल बिंदु का स्थिति सदिश, चलिए हमने आपको स्थिति सदिश नहीं बताया है, पहले हम स्थिति सदिश बताते हैं, उसके बाद शून्य वेक्टर को समझाते हैं, तो इजी हो जाएगा समझने में। पोजीशन वेक्टर समझाते हैं। पोजीशन वेक्टर समझते हैं। जगह कम रह जाएगी, चलिए मिटाते हैं थोड़ा सा इसमें से। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, या इनको जो है विस्थापन सदिश भी बोल दिया जाता है। यह जो सदिश हैं, ये जो वेक्टर हैं, मूल बिंदु यानी ऑरिजिन के सापेक्ष अपनी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ऑरिजिन के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए ये हमने ऑरिजिन पॉइंट ले लिया जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 0 0, इसको क्या बोला? ऑरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु ओ। मान लीजिए कोई वेक्टर की स्थिति यहां पर है, वेक्टर ए है, तो मूल बिंदु से वेक्टर ए की दूरी मान लीजिए r1 है, और ए पॉइंट है ये, और यहां कोई बी पॉइंट है जिसकी मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वह r2 है, ये पॉइंट बी है। तो यह जो डिस्टेंस है ओ से ए तक की, वेक्टर ओ ए, यह पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ए का, जो वेक्टर r1 दे रखा है। मूल बिंदु से बी तक की दूरी, यह बी का स्थिति सदिश कहलाएगा, जो कि वेक्टर r2 दे रखा है। अब इन दोनों स्थिति सदिश से, वेक्टर ए का जो स्थिति सदिश है, वेक्टर बी का जो स्थिति सदिश है, इनसे आप वेक्टर ए भी निकालना है। अब इसमें ऑरिजिन पॉइंट हट गया तो स्थिति सदिश नहीं बोलेंगे, केवल वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर ए भी निकालना है तो पीछे जो वेक्टर दे रखा है उसके पोजीशन वेक्टर में से ये वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं।
वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ बी, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ओ बी क्या है, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। और वेक्टर बी ए यदि हमें निकालना है तो ए के पोजीशन वेक्टर से बी के पोजीशन वेक्टर को घटाया जाएगा। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ओ ए, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ ए है वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू। ये जो पोजीशन वेक्टर हैं स्टूडेंट, जब किसी भी भौतिक राशि को आप सदिश के रूप में व्यक्त करोगे तब पोजीशन वेक्टर के माध्यम से ही व्यक्त किए जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को आप सदिश फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, या कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है उसे जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर ये पोजीशन वेक्टर के यूज के द्वारा ही उनको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है और इजीली उनको समझा जा सकता है। देखिए वेक्टर ए बी की यदि हम बात कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर ए बी, ये डायरेक्शन है ये। यदि हम वेक्टर बी ए की बात करेंगे तो बी से ए तक की डायरेक्शन है, यानी ए बी, इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल क्या अंतर पड़ रहा है, वेक्टर ए बी की यदि हम बात करें तो ए से बी तक की डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन है, और बी से ए तक की बात करें तो बी से ए तक की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां से वेक्टर ए बी, और पहले ही बताया था जब किसी भी वेक्टर को 180 जो से मूव करा दिया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, नेगेटिव वेक्टर के साथ आता है। तो यहां से देखेंगे यदि इसको वेक्टर ए बी बराबर आया वेक्टर आर टू माइनस आर वन, यहां से वेक्टर बी ए इज इक्वल टू, इसमें से नेगेटिव यदि कॉमन ले लिया है तो नेगेटिव वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन, और माइनस ये वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन क्या है, देखिए वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन किसके बराबर है, वेक्टर ए बी के बराबर है। तो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी, यानी डायरेक्शन चेंज होते ही वेक्टर ए बी की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी ए की डायरेक्शन ये है। तो क्या हुआ एक वेक्टर को यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगे तो दूसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन है वह नेगेटिव हो रही है। ये पोजीशन वेक्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं इससे ये लोने हैं। काफी यूज है पोजीशन वेक्टर का आगे जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद आता है जीरो सदिश, शून्य सदिश, या नल वेक्टर भी इसको कहते हैं। शून्य वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड शून्य रहेगा और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, शून्य वेक्टर को इस तरह से, शून्य वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कहेंगे कि सब परमाणु शून्य, तो इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता जिस तरह से आप मैथ में जो नंबर्स होते हैं उसमें शून्य की आवश्यकता है, उसी तरह से वेक्टर्स में शून्य वेक्टर की आवश्यकता होती है। जिस तरह से यदि हम ये कहें, फर्स्ट देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यदि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? इसमें दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं, इक्वल वेक्टर्स हो रहे हैं और डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल वेक्टर्स हैं इसलिए डायरेक्शन भी सेम है। जैसे फर्स्ट बताया था इक्वल वेक्टर के लिए, जब डायरेक्शन भी सेम है मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? शून्य वेक्टर आएगा। सेकंड, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी मिलकर एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं, जैसे ट्रायंगल बना देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मिलकर एक ट्रायंगल बना देते हैं, बंद आकृति का निर्माण करते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट जो आता है वह शून्य वेक्टर आता है। क्योंकि हम यहां से चले थे और यहीं पर आ रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वह शून्य वेक्टर आता है। नंबर थर्ड, शून्य वेक्टर के लिए
यदि मूल बिंदु का स्थिति सदिश निकाला जाता है, मूल बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑरिजिन पॉइंट। देखिए इस तरह से स्थिति सदिश के लिए क्या था, मूल बिंदु से चल रहे थे, एक का जो हमने स्थिति सदिश निकाला था मूल बिंदु से ऑरिजिन पॉइंट से चल रहे थे, ये डिस्टेंस थी। अब क्योंकि मूल बिंदु का ही स्थिति सदिश निकालना है और जब पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो मूल बिंदु के ही सापेक्ष, तो परिमाण मूल बिंदु से मूल बिंदु तक कितना हो गया, 0। तो मूल बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होता है शून्य वेक्टर होता है, या कहें कि समान वेग से गति करती हुई कोई वस्तु है, उसके जो त्वरण है, उसका त्वरण का स्थिति सदिश समान वेग से गति कर रही है, यानी देयर इज नो चेंजेस इन वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है नहीं, इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन का जो स्थिति सदिश आएगा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0। तो त्वरण का जो स्थिति सदिश आएगा वह 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। शून्य वेक्टर के कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस में आप समझ लेते हैं। यदि शून्य वेक्टर में कोई भी वेक्टर ऐड किया जाता है तो जिस तरह से 1 + 0 = 1, तो वही वेक्टर आएगा। यदि शून्य वेक्टर में किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यदि किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शून्य हो जाता है, और शून्य वेक्टर का किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शून्य हो जाता है। शून्य वेक्टर का मतलब हो गया उसमें डायरेक्शन तो है लेकिन स्थिरता है। जैसे आपके निर्णयों में यदि स्थिरता है और एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए आप तैयार हो तो निश्चित रूप से आप जो अपने जीवन में पॉजिटिविटी लिए हुए हो। तो शून्य वेक्टर या सदिशों की जो हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम अपने जीवन में उनको अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ अचीवमेंट वाली स्थिति होती है। लेकिन यहाँ फिजिक्स में जो सदिशों का यूज है, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़ेंगे और उनको वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होगा तो पोजीशन वेक्टर आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं। अब स्टूडेंट, सदिशों के अंतर्गत एडिशन, इनको किस तरह से सदिशों को जोड़ा जाता है, तो उसके 3 मेथड हैं सदिशों को जोड़ने के लिए, काफी इजी हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल मेथड और सेकंड है एनालिटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड, सेकंड है एनालिटिकल मेथड, और वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। ज्योमेट्रिकल मेथड जो है यह 3 तरह का है। फर्स्ट है ट्रायंगल मेथड, सेकंड है पॉलीगॉन मेथड, त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि, और नहीं पैरेललोग्राम मेथड, चतुर्भुज विधि, पैरेललोग्राम मेथड, और फोर्थ है इसका पॉलीगॉन मेथड यानी बहुभुज विधि, पॉलीगॉन मेथड। तो फर्स्ट ट्रायंगल मेथड आप समझते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड के अंतर्गत, और सेकंड एनालिटिकल मेथड है जो गणितीय विधि से जोड़ते हैं। तो ट्रायंगल मेथड में जब कोई वेक्टर दे रखे हैं, मान लीजिए वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, इन दोनों को यदि हमें जोड़ना है तो कोई भी एक वेक्टर आप पहले खींच लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये हमने ले लिया वेक्टर ए, और वेक्टर बी जिस मैग्नीट्यूड का है उसी मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए के, ये हेड हो गया और ये इसकी टेल है, ये इसका सिर हो गया, ये इसकी पूंछ है, इसके सिर से इसकी पूंछ को मिलाते हुए वेक्टर बी उसी मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में खींच देते हैं। ये रहा वेक्टर बी। अब आपके पास
पहला जो वेक्टर है उसकी पूंछ और दूसरा जो वेक्टर है उसका सिर बचता है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह सिर से सिर और पूंछ से पूंछ मिलाते हुए आप खींच दीजिए, सिर से सिर और पूंछ से पूंछ मिलाते हुए खींच दीजिए। ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाता है। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इस तरह से ट्रायंगल मेथड के अंतर्गत वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। सेकंड है पैरेललोग्राम मेथड। ये समांतर चतुर्भुज की विधि यही है, वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ना है। तो क्या करेंगे इसमें, वेक्टर a उसी डायरेक्शन में और उसी मैग्नीट्यूड का हमने वेक्टर a को खींच दिया, और वेक्टर b को अभी ट्रायंगल मेथड में हमने क्या किया था, इसके हेड से इसकी टेल को मिलाते हुए खींचा था। इसमें पैरेललोग्राम मेथड में दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से आरंभ करते हैं। वेक्टर b उसी मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से आरंभ किया, ये हो गया वेक्टर b, वेक्टर b। अब इन दोनों वेक्टर्स के द्वारा एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो वेक्टर b के पैरेलल उसी मैग्नीट्यूड का हमने ये लाइन ले ली, और वेक्टर a के पैरेलल हमने इसे ले लिया ये। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, ये वेक्टर r को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तीसरा जो मेथड है, थर्ड मेथड, पॉलीगॉन मेथड। इसके अंदर बहुभुज विधि, यानी बहुत सारे जब वेक्टर्स आपको दे रखे होंगे तो पॉलीगॉन मेथड के द्वारा आपको वो वेक्टर्स जो है ऐड करने होंगे। जैसे मान लीजिए वेक्टर a है, वेक्टर b है, वेक्टर c है, वेक्टर d है। इन चारों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, कोई भी कहीं से किसी भी वेक्टर से आप आरंभ कर सकते हो, वेक्टर a से करें या b से या c से या d से। बाकी जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे उसी डायरेक्शन में, और उसी मैग्नीट्यूड के वेक्टर हम खींचते जाएंगे। देखिए वेक्टर a से आरंभ करते हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b और वेक्टर c और वेक्टर d। क्या किया था, जैसे ट्राइंगल में हम जोड़ रहे थे, पहला वेक्टर लिया, उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को टच कराते हुए दूसरा वेक्टर खींच दिया, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर की टेल को टच कराते हुए तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन में तीसरा वेक्टर हो गया, तीसरे वेक्टर के हेड से चौथे वेक्टर की टेल को लगाते हुए चौथा वेक्टर उसी मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में खींच देते हैं। अब जो फाइनल पॉइंट था ये, और जो इनिशियल पॉइंट था ये और फाइनल पॉइंट ये, इसमें हेड और टेल आपको मिल रहे हैं। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हेड से हेड और टेल को मिलाते हुए ये वेक्टर r आपको प्राप्त हो गया, वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। इस तरह से पॉलीगॉन मेथड के अंतर्गत वेक्टर्स का योग करते हैं। चलिए यहीं पर आपको सबट्रैक्शन और बता देते हैं इनका, उसके बाद एनालिटिकल मेथड आएगा। सबट्रैक्शन ये क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जोड़ना। सबट्रैक्शन, ये वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों आपको दे रखे हैं, और आपको निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। वेक्टर a में से वेक्टर b को घटाना है। तो आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को जब उसे 180 मूव करा दिया जाता है तो उसका चिन्ह जो है वो वेक्टर जो है नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। हमें क्या करना है, वेक्टर a में से वेक्टर b को घटाना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, यानी अब इसको ऐसे कहेंगे कि वेक्टर a में जोड़ना है किसको, माइनस वेक्टर b को। अब माइनस वेक्टर b को यदि वेक्टर a में जोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, वेक्टर b की जो डायरेक्शन है उसे अपोजिट कर दीजिए, ये माइनस वेक्टर b बन जाएगा, और सेम जो जोड़ने का मेथड है ये वाला, उससे आप वेक्टर को जोड़ दीजिए। देखिए बड़ा इजी है, वेक्टर a लिया हमने,
अब वेक्टर ये है वेक्टर बी, अब माइनस वेक्टर बी क्या होगा, इसके अपोजिट जो लेंगे ये होगा माइनस वेक्टर बी, यानी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन 180 से घुमा देंगे तो ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अब वेक्टर ए में जोड़ना है, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का मतलब क्या लिखा हुआ है, या वेक्टर ए में जोड़ना है किसको, माइनस वेक्टर बी को, तो इस माइनस वेक्टर बी को वेक्टर ए में जोड़ दीजिए उसी डायरेक्शन में और उसी मैग्नीट्यूड का, ये माइनस वेक्टर बी। अब क्योंकि जोड़ हो रहा है तो अब आपको मिल रहा है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, टेल और हेड। तो जोड़ के लिए क्या बताया था अभी, हेड से हेड और टेल से टेल को लगाते हुए एक लाइन खींच दो, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर। क्या है ये, वेक्टर ए में हमने जोड़ा है किसको, माइनस वेक्टर बी को, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस वेक्टर बी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाल लिया है वेक्टर ए में से हमने वेक्टर बी को घटाकर। एक दूसरा तरीका और है घटाने का, सब्ट्रैक्शन का, ये होता है वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए खींचते हैं और इसी पॉइंट से वेक्टर बी को खींच दिया जाए, अब आपके पास में दोनों टेल हेड आपको मिल रहे हैं। यदि आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, नहीं ए में से बी को घटाना है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो इस डायरेक्शन में खींच देंगे, ये वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी जिसमें से जिस वेक्टर से आपको घटाना है उस वेक्टर की तरह रिजल्टेंट जो होगा उसके हेड को कर देंगे। यदि मान लीजिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना है तो इसी तरह से बता रहे हैं, वेक्टर ए है, देख रहे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ वेक्टर ए दिख रहा है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना है, तो बी की ओर इसके हेड को करते हुए रिजल्टेंट का ये वेक्टर खींच दीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। स्टूडेंट वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल मेथड से एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में एनालिटिकल मेथड है, रिजल्टेंट वेक्टर आप गणितीय विधि से इजीली आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, उसका एक डेरिवेशन है, पैरेललोग्राम जो मेथड है इसके माध्यम से उसका उसे ड्राइव करते हैं और देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है। देखिए एनालिटिकल मेथड है, वेक्टर ए दे रखा है और यह वेक्टर बी दे रखा है। एनालिटिकल मेथड के अंतर्गत और वेक्टर ए उसी परिमाण का और उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए खींचा और वेक्टर बी उसी परिमाण का उसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर बी को खींच दिया। पैरेललोग्राम मेथड में, ये ट्रायंगल मेथड में जोड़ रहे थे ऐसे, पैरेललोग्राम मेथड में क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से उसी परिमाण का उसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर बी को खींच दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स से एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और यह जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ये जो डायगोनल होगा यह रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, अभी जो बताया था पैरेललोग्राम मेथड में। ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब क्या करते हैं, वेक्टर ए की यह जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देते हैं और क्यू से यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यह पॉइंट मिल गया ओ पी क्यू आर एंड दिस इज एस। और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का यह जो कोण है, मान लीजिए ये कोण है थीटा। अब ये पी क्यू जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर को, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, अपोजिट पैरेलल ऑफ अपोजिट साइड विल बी इक्वल इन पैरेललोग्राम।
तो क्या होगा, ये समांतर हैं और परमाणु बराबर हैं। यह वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ओपी जो है आर क्यू के बराबर होगा। जब हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, जब ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा तो इस लाइन से वेक्टर बी का कोण क्या है, ये थीटा है, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण है, एडजेसेंट एंगल हैं, वो बराबर होते हैं। ये और ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और इनको यह रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं जो बराबर होते हैं। ये कोण थीटा हो गया। अब इसमें आरंभ करते हैं हम त्रिभुज ट्रायंगल ओ क्यू एस से, ट्रायंगल ओ क्यू एस में। अब ट्रायंगल ओ क्यू एस में लेंगे तो यह ट्रायंगल जो बन जाता है, क्योंकि यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें जो ये डायगोनल है इसका पैरेललोग्राम का डायगोनल इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस यानी कर्ण का कार्य करेगा। तो क्या कर देते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एस का स्क्वायर प्लस ओ एस, ये जो साइड है इसको हम ओपी प्लस पी एस लिखा जा सकता है। ओपी ये और ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा। तो इसको दो पार्टों में मैंने लिख लिया, ओ एस को ओपी प्लस पी एस, ओपी प्लस पी एस का होल स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू पी एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको हमने क्या किया, खोल दिया। अब देखते हैं हम क्यू एस की यदि बात करें तो ये जो क्यू एस भुजा है, ये न तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है और न ही वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओपी भुजा की बात करें तो ये वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है। पी एस की यदि बात करें तो पी एस ये न तो वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है और न ही वेक्टर बी के द्वारा। ओपी क्या है, ओपी वेक्टर ए है, जबकि पी एस वेक्टर ए और वेक्टर बी इनमें से किसी के भी द्वारा रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। और यह जो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं आर, वह निश्चित रूप से ए और बी के रूप में आना चाहिए। ए और बी के रूप में इससे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं क्यू पी एस में। अब ट्रायंगल ले लिया हमने क्यू पी एस में। क्यू पी एस ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने ये कर्ण का कार्य करेगा। तो यहां से पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। अब पी क्यू जो है वह वेक्टर बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। पी क्यू किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर बी के द्वारा। तो यहाँ पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, देखिए पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, इन दोनों की जगह पे, इन दोनों के वर्गों के योग की जगह पे हम पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू पी एस। देखिए पी क्यू आ गया, क्या है, वेक्टर बी है। ओपी क्या आ गया, ए है। ओपी ए है, पी एस, अब पी एस की बात कर रहे हैं। पी एस ये साइड है जो न वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है ना ही वेक्टर बी के द्वारा ये रिप्रेजेंट हो रही है। तो क्या करें हम, इसमें इसी ट्रायंगल में ये भुजा को हमें निकालना है और इस फॉर्म में, ये वेक्टर बी है, इस फॉर्म में हम निकालते हैं। तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है। आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी पी एस बटे कर्ण कितना है इसमें, पी क्यू। तो यहां से पी एस इज इक्वल टू लिखा जा सकता है पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू यानी यह भी जो साइड है, पी एस को हम वेक्टर बी के फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो क्या लिखना है, पी क्यू कॉस थीटा। यहां लिख दीजिए ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू पी एस के स्थान पर हमें क्या लिखना है, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। क्योंकि हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड केवल निकाल रहे हैं। तो पी क्यू भुजा को या ओपी भुजा को केवल मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना है हमको, वेक्टर ए नहीं लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड यानी ए। इस भुजा को ओ आर भुजा को या ये कहें पी क्यू भुजा को जो हम लिखेंगे, वेक्टर बी नहीं लिखेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे यानी बी लिखेंगे। इसी तरह से रिजल्टेंट को वेक्टर आर न लिख के आर लिखा जाएगा। तो रिजल्टेंट ओ क्यू क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, देखना कौन सी साइड है, पी क्यू ये साइड है यानी वेक्टर बी ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ओपी कौन सी साइड है, ये है ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए है, ए स्क्वायर प्लस 2 ओपी, 2 ओपी क्या होगी ए, ऐसे पी क्यू बी कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब दो वेक्टर आपको दे रखे हों, दो वेक्टर आपको दे रखे हों और उनके बीच का कोण थीटा आपको दे रखा है, उनके बीच का कोण थीटा आपको दे रखा है और इनका रिजल्टेंट वेक्टर आपको पूछा जा रहा है, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से आप उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। इसमें दो तीन कंडीशन आपको बता देते हैं। यदि फर्स्ट वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और बी के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा देखिए, यानी थीटा क्या हो गया 90 हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में जैसे ही दो परपेंडिकुलर साइड के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो रिजल्टेंट किस तरह से कार्य करेगा, कर्ण के रूप में कार्य करेगा। सेकंड कंडीशन इसमें ले लेते हैं, यदि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो थीटा क्या हो जाएगा, जब पैरेलल होंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस समय आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 2ab रहेगा। इस स्थिति में रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। उस स्थिति में रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, यानी सीधे सीधे वेक्टर जुड़ जाएंगे यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब ये डायरेक्शन है वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, तो वेक्टर ए कैसे बताया था जोड़ने का तरीका, वेक्टर ए के हेड से इसकी टेल को लगाते हुए ये लाइन खींच दीजिए, ये हो गया वेक्टर बी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हो गया यहां से यहां तक, क्या हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यदि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, वो सेम डायरेक्शन है। थर्ड कंडीशन जो आएगी यहां ले लेते हैं, थर्ड कंडीशन है यदि अपोजिट हैं, इफ वेक्टर ए अपोजिट वेक्टर बी, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। उस समय जो स्थिति बनेगी इस तरह से बनेगा, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। उस समय रिजल्टेंट वेक्टर जो निकालेंगे आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 का 2ab से मल्टीप्लाई हो गया या -2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। उस समय आर बराबर ए माइनस बी। जैसे यदि इसको जोड़ा जाए, इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, मान लीजिए ये वेक्टर बी है, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए उसी मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में और वेक्टर बी इसके हेड से वेक्टर बी की टेल को लगाते हुए वेक्टर बी खींच दिया, ये तो हो गया वेक्टर ए यहां से यहां तक, ये
ये हो गया वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट होगा हेड से हेड और टेल से टेल, ये हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस तरह से इसमें 3 कंडीशन है। अब स्टूडेंट यदि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लीजिए यह जो है वेक्टर ए से अल्फा कोण बना रहा है, कौन सा कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है, और यह जो अल्फा कोण है आपको फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसे मिटा देते हैं। साफ दिख रहा होगा। चलिए मिटाते हैं इसको। कॉस जो अल्फा कोण है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे ये बता देते हैं इसमें। ये कोण जो अल्फा है इसमें हम टेन अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा होता है लंब बटे आधार। तो इस ट्रायंगल में ओ क्यू एस में, कौन से ट्रायंगल में ले रहे हैं हम? ट्रायंगल ओ क्यू एस में टेन अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी क्यू एस और बटे आधार इसका ओ एस। टेन अल्फा इक्वल टू क्यू एस अपॉन ओ एस को, जैसे अभी हमने 2 पार्ट्स में लिखा था, ओ एस को क्या लिखा था? ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस। ओ पी वेक्टर ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, नहीं कोण निकाल रहे हैं तो इन सबको किस में लिखोगे? अदिश में, केवल मैग्नीट्यूड इनका लिखा जाना है। और पी एस को अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था? पी एस को निकाला था पी क्यू कॉस थीटा। चलिए दोबारा निकाल लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल क्यू पी एस में, क्यू पी एस में इस भुजा को निकालना है, जैसे पी एस को निकालना है, आधार को निकालना है। किस फॉर्म में निकालना है? वेक्टर बी की फॉर्म में निकालना है। तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया इस ट्रायंगल के लिए। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, पी एस बटे कर्ण क्या है? पी क्यू। तो पी एस इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। इसी तरह से क्यू एस जो साइड है इसको निकालना है, तो ये लंब हो गया और वेक्टर बी की फॉर्म में निकालेंगे, ये कर्ण हो गया, और लंब और कर्ण किस में आएगा? साइन में। साइन थीटा बराबर क्यू एस अपॉन कर्ण कितना है? पी क्यू, पी क्यू। तो क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। तो क्यू एस की जगह क्या लिख दें हम? पी क्यू साइन थीटा अपॉन ओ पी ये है ही, प्लस पी एस को क्या लिखा गया है? पी क्यू कॉस थीटा। तो जब 2 वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। पी क्यू क्या है? देखिए पी क्यू ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बी साइन थीटा अपॉन ओ पी वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ए प्लस पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू बी, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हम दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक वेक्टर से आप कितने अंश पर वो झुकाव होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, वो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद आता है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। बता देते हैं इसे, वेक्टर इसी वीडियो में खत्म करा देते हैं आपके। तो थोड़ा सा और रह रहा है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको समझेंगे। अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन भी बोल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो इसको। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? इसको डॉट प्रोडक्ट हमें कौन सी कंडीशन में करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन कौन सी कंडीशन में करना है, वो कंफ्यूजन आपका खत्म किए देते हैं। देखिए कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल आप जानते हो क्या है? सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तो इन दोनों के सदिश के गुणा से आपको ये क्या मिल रहा है? कार्य, कार्य अदिश राशि है। जब 2 वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से
आपको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो रही है तो कौन सा गुणन करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। डॉट के द्वारा दिखाया जाता है इसको, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो अदिश गुणन करेंगे। जब दो सदिशों के गुणा करने से आपको सदिश राशि प्राप्त हो रही है तो सदिश गुणन किया जाता है। जैसे टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। इस समय दोनों सदिश का गुणा करने से आपको सदिश क्वांटिटी, आपको जो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो इनका सदिश गुणन किया जाएगा, इसीलिए इसको सदिश गुणन बोला जाता है। और जब दो सदिशों के गुणा करने से आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है वो अदिश है, इसीलिए इसको अदिश गुणन बोला जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अदिश गुणन की। सदिश गुणन बताएंगे अभी। अदिश गुणन, अदिश गुणन जो होता है, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका अदिश गुणन जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। तो अदिश गुणन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट के द्वारा, तो इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अदिश गुणन है या स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोल दिया जाता है। या जब वेक्टर ए का मॉडुलस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनका जब अदिश गुणन करते हैं, जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश जो होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, उनका अभी हम अदिश गुणन करके देखते हैं क्या होता है। आई कैप का आई कैप से अदिश गुणन क्या होगा, देखिए पहले क्या है, पहले वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 इंटू 1 का, यहाँ तो मल्टीप्लाई सिंपल होगा, ये वेक्टर नहीं है यहाँ पर, ये अदिश आएगा। यहाँ पर जब अदिश आएगा तो इसका मल्टीप्लाई जैसे लिखते हैं 2 गुणा 3 6, वो सिंपल होगा। लेकिन यहाँ क्रॉस नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट लिखा जाएगा। यह वो क्रॉस नहीं है जो सदिश वाला है, ये सिंपल जैसे गुणा करते हैं वो है। इसका जो मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच का कोण आई कैप क्या बताया था आपको, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर। ये दोनों आई कैप तो दोनों एक्स एक्सिस पर ही हैं। और एक्स एक्सिस यदि डायरेक्शन की बात करें, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या हो जाएगी 0, यानी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जे कैप से डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जे कैप का मॉडुलस लीजिए 1, फिर जे कैप का मॉडुलस 1 इंटू जे कैप यानी बाई एक्सिस हो गई। और बाई एक्सिस से डायरेक्शन क्या होगी 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 1। के कैप से तो 1 इंटू के कैप का मतलब हो गया जेड एक्सिस पे हो गई, और जेड एक्सिस से जो कोण होगा वो 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप का मॉडुलस 1, जे कैप का मॉडुलस 1, और इनके बीच का कोण कॉस, आई कैप है एक्स एक्सिस पर, जे कैप है बाई एक्सिस पर। आई कैप की यदि मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस पर, जे कैप की बात करें तो ये डायरेक्शन है बाई एक्सिस पर। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री, और तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ये पहले ही बता दिया गया। कॉस 90 की वैल्यू 0, और 0 का इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0। जे कैप डॉट के कैप 1 इंटू 1 कॉस 90 0। के कैप डॉट आई कैप 1 इंटू 1 कॉस 90 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अब मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप माइनस ए जेड के कैप। वेक्टर बी दे रखा है बी एक्स आई कैप माइनस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का हमको अदिश गुणन निकालना है, तो देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप माइनस ए जेड के कैप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बी एक्स आई कैप माइनस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड
के कैप। अब जब इनका आप मल्टीप्लाई, इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, यानी उसी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो तब तो 1 बना रहा है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते ही 0 आ जाएगा। तो जब ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप हो जाएगा 1 और ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। अब ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप और जे कैप आ रहा है जो, और आई कैप जे कैप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये जो पद है ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ए एक्स आई कैप का बी जेड के कैप से करेंगे तो आई कैप और के कैप क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ये भी पद 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं ए बाई जे कैप का, इन तीनों में गुणा करेंगे तो ए बाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप से करेंगे तो जे कैप और आई कैप, एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0। अब ए वाई जे कैप का बी वाई जे कैप से करेंगे, यानी जे कैप का जे कैप से क्या हो जाएगा, उसी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से क्या हो रहा है, 1। तो ये जे कैप 1 हो जाएगा तो ए वाई और बी वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए वाई बी वाई। इनको अभी हम प्लस कर देते हैं सबको। अब जैसे कहीं माइनस आएगा प्लस आएगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। तो एक कॉमन जो थिंग्स है वो आपके सामने रख देते हैं कि इस तरह से आएगा। अब देखिए ए वाई जे कैप का बी जेड के कैप से करेंगे तो जे कैप और के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर से हो रहा है, यानी इनके बीच का कौन 90 है, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आते हैं ए जेड के कैप का बी एक्स आई कैप से करेंगे तो के कैप आई कैप 0, ए जेड के कैप का बी वाई जे कैप से करेंगे के कैप जे कैप 0, ए जेड के कैप का फिर बी जेड के कैप से करेंगे, अब के कैप का के कैप से 1, ए जेड का बी जेड से ए जेड बी जेड। ये इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं और डॉट प्रोडक्ट आपको करना है तो आई कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा, गुणांक जो भी होगा, है ना, पहले वेक्टर में और दूसरे वेक्टर में, उनके गुणांकों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जे कैप का पहले वेक्टर में और दूसरे वेक्टर में जे कैप का जो गुणांक होगा उनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और के कैप के जो गुणांक होंगे उनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट आपके सामने निकल कर आ जाता है। और इसमें डॉट प्रोडक्ट में कहीं भी इसमें डायरेक्शन शो नहीं कर रही है, आई कैप जे कैप के कैप, इसमें यूनिट वेक्टर कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जो कि उसमें दे रखी होंगी। तो इसलिए इसको अदिश गुणन कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो उसका दो सदिशों का जब गुणा करने से अदिश राशि आती है तो अदिश गुणन कहलाता है। इस तरह से करेंगे सभी। अब इसमें कंडीशन तो अपने आप लगा लेंगे। मान लीजिए परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी और आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस, और कॉस परपेंडिकुलर है 90 तो कॉस 90 0 हो जाएगा, और 0 का इन मॉडुलस से गुणा होगा 0। यानी यदि आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यह वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आता है तो आप लिख देंगे, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है इसलिए वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। या ये कहा जाए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इनके आंसर का इनके बीच का कोण कितना बनेगा, तो वो 90 बनेगा। ऐसे ही पैरेलल के लिए भी निकाल सकते हो। इसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, थोड़ा सा इससे लेंदी है। सदिश गुणन, सदिश या इसको बोल सकते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन, यानी वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणन तब किया जाता है जब दो सदिश राशियों का गुणा करने से हमको सदिश राशि ही प्राप्त हो रही है, तो उस स्थिति में सदिश गुणन किया जाता है। और ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इनटू इनके दोनों के कोण, इन दोनों वेक्टर्स के बीच की कोण की ज्या यानी साइन थीटा, उसमें कुछ जा रही थी इसमें जा रही है, इनटू एन कैप।
अब ऐसे भी लिखा जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये तो आप समझ रहे हो ए बी क्या है, वेक्टर ए का मॉडुलस है, बी क्या वेक्टर बी का मॉडुलस है, साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच के कोण की ज्या है। एन कैप को समझना है आपको, क्या है एन कैप। देखिए एन कैप है जिन दो वेक्टर्स के बीच आप गुणा कर रहे हो उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। मान लीजिए हम आई कैप और जे कैप का गुणा करते हैं, आई कैप किस पे आ जाएगी, कैसे पकड़ा था ये, चलिए आई कैप ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आई कैप एक्स एक्सिस पे, जे कैप वाई एक्सिस पे। अब इन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप का और जे कैप का, तो ये एन कैप जो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, ये ऊपर वाली, यानी के कैप को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम आई कैप एक्स एक्सिस आई कैप और जेड एक्सिस के कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एन कैप है अभी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम जे कैप और के कैप यानी बाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसमें, तो सदिश गुणन कब करना है आपको, जब दो सदिशों के मल्टीप्लाई से सदिश ही आपको मिल रहा है तो सदिश गुणन। जब दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से आपको अदिश प्राप्त हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन किया जाता है। तो अब इसको देखते हैं हम, पहले तो आई कैप और जे कैप के जो यूनिट वेक्टर हैं उनके आपस के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनको हम निकालते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप यानी पहला जो वेक्टर है उसका मॉडुलस, तो पहला वेक्टर है आई कैप मॉडुलस यूनिट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर 1 एंड द एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम क्या होगा, आई कैप किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। जब दोनों एक्स एक्सिस में इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या रहेगा, जीरो, यानी साइन जीरो और एन कैप। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप 1 इंटू 1 और साइन जीरो जीरो, के कैप क्रॉस के कैप 1 इंटू 1 साइन जीरो जीरो। अब आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ करते हैं, तो आई कैप का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आएगा 1, जे कैप का यूनिट वेक्टर क्या आएगा 1। आई कैप और जे कैप के बीच ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, बार बार बताया जा रहा है। आई कैप हो जे कैप हो बीच 90 डिग्री, जे कैप हो के कैप हो बीच कोण 90 डिग्री, के कैप हो आई कैप हो बीच कोण 90 डिग्री। तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, साइन 90। अब क्योंकि किस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो वेक्टर है अलग अलग आई कैप और जे कैप, तो यहां जो एन कैप आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। 1 साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, और 1 का के कैप से मल्टीप्लाई क्या हुआ, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, जे का मॉडुलस 1 के का मॉडुलस 1, इनके बीच बनने वाला कोण क्या है 90, और जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर है इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 का आई कैप से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई कैप। अब इसके बाद आता है के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप का मॉडुलस क्या है 1, आई कैप का मॉडुलस क्या है 1 इंटू इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा 90, और इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। क्या हो जाएगा, और 1 हो गया ये पूरा, 1 का जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें यदि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या होता है, मान लीजिए जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह हमने क्या कर दिया, जे कैप क्रॉस आई कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप की जगह कर दिया हमने के कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप की जगह कर दिया हमने आई कैप क्रॉस के कैप। डायरेक्शन बदलते ही हमने वेक्टर्स में बताया था चिन्ह बदल जाता है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप आ रहा था के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू आ जाएगा माइनस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप आ रहा था आई कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आएगी माइनस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप था जे कैप,
आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप। इस तरह से यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपके सामने है। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम किन्हीं भी सदस्यों का, तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसे मिटाते हैं अभी। देखिए इसमें फिर से आप देखें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप है। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये क्या है, रिजल्टेंट है। और क्योंकि सदिश गुणन है तो रिजल्टेंट में दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जबकि अदिश गुणन में केवल मैग्नीट्यूड था, उसमें डायरेक्शन नहीं थी। तो इसमें डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, एन कैप शो कर रहा है। बाकी जो बचा वो क्या है, वो इसका मॉडुलस होगा। ये ए बी साइन थीटा क्या है, मॉडुलस ऑफ दिस। इन किसका मॉडुलस है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस। यहां पे ये ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा है। अब इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप किस तरह से निकालते हो, जो डिटर्मिनेंट्स होती है, सारणिक होती है, जैसे उसको हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो हम निकालते हैं। तो एक थोड़ा सा एक सवाल ले लेते हैं। यदि वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यदि हमको निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए आ रहा है, पहले क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। अब इनके जो कॉफिशिएंट है वो नीचे लिखते जाएंगे इनके, यानी वेक्टर ए पहले आ रहा है तो वेक्टर ए में आई कैप जे कैप के जो गुणांक हैं वो इनके नीचे लिखेंगे। वेक्टर ए पहले आ रहा है तो आई कैप का गुणांक 2 है, 2 लिख लिया। जे कैप का गुणांक 3 है, 3 लिख लिया। यहाँ के कैप का गुणांक क्या है, -1 है, -1 लिख दिया। अब वेक्टर बी आ रहा है तो वेक्टर बी के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है, आई कैप का 3 है, 3 लिख दिया। जे कैप का 1 है, 1 लिख दिया। के कैप का 2 है, 2 लिख दिया। और ये बन गई आपकी डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक बन गई। सारणिक में ये पंक्तियां होती हैं R1 R2 R3। सारणिक खुलना भी आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व कैसे करते हैं हल्का सा। अब ये कॉलम है, स्तंभ होते हैं, ये C1 C2 और C3। सारणिक को हम किसी भी रो के सापेक्ष या किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम सारणिक को खोल सकते हैं। तो सारणिक को जो सॉल्व कर रहे हैं हम, वो हमने R1 के सापेक्ष लिया, तो पहला जो लिया जाएगा वो प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। अब जब इसे खोलेंगे हम आई कैप के सापेक्ष पहले खोलेंगे आई कैप, तो क्या करेंगे, आई कैप वाली रो और कॉलम C1 और R1 इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन दोनों को हमने हटा दिया, क्या बचा, 3 -1 1 और 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का -1 से करेंगे तो -1 और माइनस ऑलरेडी है +1। दूसरा किसके साथ आएगा, चिन्ह जे कैप माइनस के साथ, माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे, जे कैप वाली रो को हटा देंगे, ये और जे कैप वाले कॉलम को हटा दो, ये कॉलम हट गया। अब क्या बचा, 2 -1 और 3 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और माइनस आ गया वहां पे, और -1 का किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और माइनस ऑलरेडी है ही, +3 प्लस के कैप। अब के कैप के लिए आप क्या करोगे, के कैप वाली रो को और कॉलम को हटा देंगे, तो रो तो हटी रही है, कॉलम को हटा दीजिए, ये गया। क्या बचा, 2 3 और 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 3 3 9, 3 प्रकार 9 -9, तो ये आ गया आपका 7 आई कैप 4 3 7 माइनस के 7 जे कैप और प्लस के -2 -9 माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस के 7 के कैप। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको निकल के आ गया है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का यदि मॉडुलस निकालना है किसी भी वेक्टर का,
चलिए मैं पहले, अभी इसमें हम आपको मॉडुलस निकालना नहीं बता पाए थे, तो मॉडुलस अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए आपको गिवन है और वेक्टर ए का आपको मॉडुलस ज्ञात करना है। देखिए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए का मॉडुलस आपको ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे? आई कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग, जे कैप का गुणांक है उसका वर्ग, और के कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग करके उनको जोड़कर उनका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। यानी गुणांकों के वर्गों का योग करके उनका वर्गमूल निकाल के हम मॉडुलस उस वेक्टर का प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आई कैप का गुणांक क्या है? 2 का वर्ग, के जे कैप का गुणांक क्या है? 3 का वर्ग, के कैप का गुणांक क्या है? -1 का वर्ग। इनको जोड़ दीजिए और फिर इनका निकाल लीजिए वर्गमूल। तो 4 4 + 9 + 1 √14 वेक्टर ए का मॉडुलस आ गया। इसी तरह से आप वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल सकते हो। वेक्टर बी का मॉडुलस कैसे निकालोगे? 3 का वर्ग, आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग +1 का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग यानी +2 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 3 का 9 और 4 13 और 1 14, ये भी √14 आ गया। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है जो हमने सारणी की तरह सॉल्व करके आपके सामने निकाला है। यहां से हम वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी का मॉडुलस ज्ञात करते हैं। मॉडुलस कैसे ज्ञात करेंगे? ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो इसमें क्या करेंगे? 7 का वर्ग +7 का वर्ग +7 का वर्ग। देखिए ये -7 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो भी कोफिशिएंट है माइनस के भी दे रखे हैं तो आप उनको मत लिखिए, सीधे उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए। 7√3, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग और 7 का वर्ग ये कॉमन आ रहा है और ऐसे √ से बाहर आएगा तो 7 आ जाएगा और 1 + 1 + 7√3। अब बात करते हैं यदि आपको थीटा निकालना हो, यानी दोनों जो दे रखे हैं वेक्टर उनके बीच का कोण आपको निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालना होता था। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर AB cos थीटा। तो यहां से निकाल लोगे cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस। लेकिन यहां से निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट से थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? sin थीटा = वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस अपॉन ए बी, यानी वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस। तो हम यहाँ तीनों निकाल चुके हैं, वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस। तो यदि हमें इस तरह से थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी तो sin थीटा बराबर यहां से ये sin थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस बटे वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस क्या है? 7√3। वेक्टर ए का मॉडुलस क्या है? √14 आए दोनों के मॉडुलस, √14 तो ये हो जाएगा 7√3 बटे √14 का मतलब हो गया 14, 7 से कट गया 2 बार, 7 से कितने बार कट जाएगा? 2 बार, 7 दूनी 14। तो cos थीटा sin थीटा = 2/√3/2 और √3/2 साइन में होता है 60 पे, तो sin थीटा बराबर sin 60 यानी थीटा = 60 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो बनने वाला कोण है वो 60 अंश का है। दिख रहा है? दिख रहा है। स्टूडेंट वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रह गया है। उनके जो जिन प्रॉपर्टीज को वेक्टर फॉलो करते हैं, साहचर्य नियम है, वितरण नियम है, यानी सदिश जो है वो कुछ नियम को फॉलो नहीं करता है बल्कि अदिश उन नियम्स को फॉलो करते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं उसमें सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा पड़ जाता तो वो हमने बीच में छोड़ दिए थे। अगले वीडियोज में इसी चैप्टर से रिलेटेड जो प्रक्षेप जो गति है उसके बारे में आपको बताएंगे। छोटा सा ही वीडियो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक वीडियो उसका बना देंगे, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वेक्टर समझना और प्रक्षेप गति समझना। थैंक यू।